हमारे चैनल एजू एंड वायर में आपका स्वागत है। मैं जया। हम लोग प्राचीन भारत को पढ़ रहे थे और इसी क्रम में अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता को तथा वैदिक सभ्यता को डिस्कस कर लिया है। वैदिक सभ्यता के दोनों भाग अर्थात पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे महाजनपद काल को। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्य जातियों का परस्पर विलीनीकरण होता है और धीरे धीरे ये कबीलाई समाज जो था वह टूटते टूटते अब जन में परिवर्तित हो जाता है और ये जन धीरे धीरे करके और इनका आकार बढ़ता है और ये जन अब जनपद में परिवर्तित होते हैं और जनपदों का आकार बढ़ता है और ये जनपद अब महाजनपद कहलाने लगते हैं। लेकिन यह समय कौन सा है? तो यह समय है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय। यहाँ से भारत में आप स्थायी राज व्यवस्था का उद्भव देखते हैं, यानी कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय भारत के राजनीतिक उत्थान का भी समय है। किस प्रकार से पूर्व वैदिक काल में लोहे की खोज से हम लोग परिचित नहीं थे और उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो एक खास तरह की धातु का पता चलता है जिसे हम लोहा कहते हैं और इस लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किया जाने लगा। लेकिन जब हम महाजनपद काल में आते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल से किस प्रकार से यहाँ पे आधुनिकता आपको दिखाई देगी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था और कृषि कार्यों में जब लोहे का प्रयोग किया जाने लगा तो कृषि अब सिर्फ जीवन यापन का साधन नहीं रह गई बल्कि अब यह व्यापार और वाणिज्य का साधन भी बन गई। क्यों? क्योंकि जब कृषि में अधिशेष प्राप्त होने लग गए, अधिशेष का अर्थ अर्थात जो जीवन यापन भर के साधन यानी कि जो कृषि उपज से जीवन यापन का माध्यम थी, अब वह अधिशेष के रूप में प्राप्त होने लगी और इन अधिशेषों का क्रय और विक्रय करके जो है व्यापार में उन्नति होने लगी। अब यह व्यापार और वाणिज्य में उन्नति आर्थिक उन्नति को जन्म देती है और जब किसी भी समाज में आर्थिक उन्नति होती है तो वह समाज विभिन्न प्रकार से उत्थान करता है। ठीक यही चीज आप महाजनपद काल में भी देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ ये जन के बाद जब जनपदों का निर्माण हुआ तो फिर जनपद से महाजनपद बनते हैं और इन महाजनपदों में किस प्रकार से कुछ महाजनपद बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और कुछ सामान्य रूप से चलते हैं। लेकिन इनके शक्तिशाली हो जाने के पीछे क्या कारण थे, इस पर प्रकाश डालेंगे और देखेंगे महाजनपद काल में किस तरह की राज व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल में अभी तक जीवन कैसा था। तो जीवन कबीलाई था, यानी कि कबीला और कबीले का आकार परिवर्तित हुआ, ये जन कहलाए। जन का आकार परिवर्तित होते होते जनपद और ये जनपदों से महाजनपद बन गए। ठीक है, यहाँ से इनकी जानकारी यानी कि प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है और ये 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। इन 16 महाजनपदों में कुछ राजतंत्र है, यानी कि जहाँ पर राज व्यवस्था कैसी है, राजा के अधीन है, लेकिन कुछ जो है वो गणतंत्र भी है। गणतंत्र को आप आधुनिक लोकतंत्र से रिलेट कर सकते हैं। जिस प्रकार से लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, अर्थात सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में सीमित नहीं है। यहाँ पर आप देखते हैं वर्तमान स्थितियों में आप क्या देखते हैं कि केंद्रीय स्तर पर सत्ता है, फिर राज्य स्तर पर, पंचायती राज स्तर पर सत्ता है। तो उसी प्रकार से गणतंत्र में जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण था, अर्थात सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में निहित नहीं थी। तो कुछ राज्यों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और कुछ राज्यों में अभी भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था व्याप्त थी। तो आइए इस पर प्रकाश डालते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से राज्य जो है यानी कौन कौन से महाजनपद वर्तमान किन राज्यों के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर 16 महाजनपद हैं। इनमें से 3 महाजनपद, ये जो 3 यानी मगध, अंग और बच्ची संघ है, ये बिहार का भाग है और बाकी के ये 8 महाजनपद ये किसका भाग है? तो ये यूपी का भाग है। ठीक है, और ये किसका भाग है? तो ये बिहार का भाग है।
और बाकी बचे हुए 2 महाजनपद यानी कि अवंती और विराटनगर, जो कि अवंती मध्य प्रदेश का भाग था और विराटनगर राजस्थान यानी जयपुर का भाग, तथा 3 महाजनपद और जो कि 2 जो कि भारत के बाहर पड़ेंगे, और अस्मक एकमात्र महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत का भाग था। उस पर अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको डिस्कस करते हैं टेबल में जो लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मगध, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी है और इसी बाद में यानी इस चैप्टर के बाद में जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा जो भारत के इतिहास में जिसका रोल रहेगा वो कौन है? मगध। और मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी और बाद में इसकी राजधानी राजगृह हो गई। तो यहाँ दोनों से क्वेश्चन पूछता है कि प्रारंभिक राजधानी मगध की क्या थी, तो याद रखेंगे गिरिब्रज, और बाद में इसकी राजधानी क्या हो गई? तो राजगृह। वर्तमान स्थिति की बात करेंगे अगर, तो पटना से गया तक का जो क्षेत्र है जिसको हम दक्षिणी बिहार के नाम से भी जानते हैं, तो पटना से गया तक का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है और यह आधुनिक समय में भागलपुर और मुंगेर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बज्जी संघ की राजधानी वैशाली है। अब यहाँ से बज्जी संघ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि भारत का जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जो प्रथम गणतंत्र था उसका नाम बताइए। तो प्रथम गणतंत्र कौन था? बज्जी संघ। इसी बज्जी संघ में लिच्छवी भी काउंट किया जाता है, यानी कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा कि लिच्छवी किस का भाग है, तो ये बज्जी संघ का ही भाग है। तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? उत्तरी बिहार और मिथिला। उत्तरी बिहार और मिथिला के क्षेत्र को हम बज्जी संघ के नाम से भी जानते हैं। इसकी राजधानी वैशाली थी और यह भारत का प्रथम गणतंत्र कहलाया। इसके ये ग्रुप में याद रखिएगा, ग्रुप में याद रखेंगे तो आपको इजी वे में ये याद रहेगा कि 3 महाजनपद मगध, अंग और बज्जी संघ ये बिहार का भाग है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखेंगे? काशी की राजधानी वाराणसी है और वर्तमान स्थिति भी उसकी वही है, यानी काशी की राजधानी वाराणसी ही है। फिर कौशल की राजधानी श्रावस्ती और साकेत दोनों है। तो यहाँ से कई बार ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि इसके दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी और उत्तरी भाग की राजधानी क्या है। तो कौशल जो दक्षिणी भाग की राजधानी थी कौशल की वो श्रावस्ती थी तथा उत्तरी भाग की राजधानी साकेत थी। वर्तमान में इसको अवध और फैजाबाद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मल्ल, यह भी एक गणतंत्र है ना। कुशीनारा के मल्ल आप पढ़ेंगे जब चैप्टर तो आप देखेंगे कुशीनारा के मल्ल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। यह भी गणतंत्र है, ठीक इसी बज्जी संघ की भांति। और इस मल्ल की राजधानी कुशीनगर है और इसको वर्तमान देवरिया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फिर वत्स यह इसकी राजधानी कौशाम्बी है और इसकी वर्तमान स्थिति प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद है। फिर कुरु जो कि महाभारत काल से संबंधित है, आपने महाभारत काल में कुरुओं से संबंधित चीजें पढ़ी हैं। तो ये कुरु जो महाजनपद है इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है और इसको वर्तमान दिल्ली के नाम से जानते हैं। फिर पांचाल की राजधानी अही क्षेत्र है और इसको मेरठ वाला जो एरिया है यानी मेरठ वाला जो स्थान है उसके नाम से जाना जाता है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है और चेदी की राजधानी शक्तिमती या सोत्थीमती है। तो पेपर में दोनों ही नाम दे सकता है, आप ध्यान रखिएगा। शक्तिमती या सोत्थीमती जो है चेदी की राजधानी है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो 11 महाजनपद आपने देखे मगध, अंग और बज्जी संघ, ये बिहार का भाग, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल और सूरसेन और चेदी, ये सारे किसके भाग थे? तो ये उत्तर प्रदेश के भाग थे, यानी इसकी वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अब आगे बढ़े तो आप देखेंगे अब ये जो अवंती ये भाग कहाँ पड़ेगा? तो ये अवंती मध्य प्रदेश में और इस अवंती की राजधानी, इसके उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन और इसके दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी।
इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो जो आधुनिक उज्जैन आप जानते हैं, इसी को हम अवंती के नाम से जानते थे। इसके बाद ये मत्स्य की राजधानी विराटनगर है और यह कहाँ पड़ेगा? तो यह राजस्थान में। और इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है? जयपुर। फिर ये अस्मक, ये एकमात्र राज्य है, यानी एकमात्र महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। और इसकी राजधानी क्या है? पोटली या फिर पोतन। ये पोटली या पोतन आधुनिक आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को कहते हैं और इसको प्राचीन समय में हम अस्मक के नाम से जानते थे। तो यहाँ से आप रिलेट भी कर सकते हैं कि आ से आंध्र प्रदेश और आ से अस्मक, तो एकमात्र दक्षिण भारतीय राज्य यानी कि दक्षिण भारतीय महाजनपद अस्मक जो है वर्तमान में आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये जो दो आप देख रहे हैं कंबोज और गांधार, इनकी वर्तमान स्थिति यहाँ पर नहीं लिखी गई है क्योंकि ये कंबोज और गांधार भारत के बाहर स्थित थे। तो वे दोनों उस समय यानी कि जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये भारत में ही काउंट होते थे, यानी कि भारत का ही भाग रहे होंगे। तो कंबोज और गांधार की वर्तमान स्थिति आप नहीं देख पाएंगे यहाँ पर। ये कंबोज, इसकी राजधानी क्या है? राजपुर या फिर हाटक। तथा गांधार की राजधानी तक्षशिला है और ये तक्षशिला तो अपने शिक्षा केंद्र के लिए बहुत ही फेमस जगह थी। तो तक्षशिला जो है प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और आप जब मौर्य काल पढ़ेंगे तो इस तक्षशिला से संबंधित अनेक तथ्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ से याद रखिए, ये जो कंबोज और गांधार है ये दोनों भारत के बाहर स्थित थे। इसकी राजधानी, कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। इस प्रकार से जो 16 महाजनपदों की सूची हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से प्राप्त होती है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे हम मगध का उत्कर्ष, किस प्रकार से यह मगध धीरे धीरे शक्तिशाली होता जाता है और इसके शक्तिशाली होने के क्या कारण थे और किस प्रकार से मगध का इतिहास भारत का इतिहास बन जाता है। यानी मगध का इतिहास भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो उसी चीज को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? मगध का उत्कर्ष।